हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंडस्ट्रियल्स ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टिंग है फिजिक्स का। आप लोग 10th पढ़ के आए हो। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है 11th 12th की, तो फोकस करते हैं सबसे पहले यूनिट और डायमेंशन चैप्टर जो है। सबसे पहला आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आता है जब आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो कि व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। सबसे पहले दिमाग में तो ये आना चाहिए अपने कि फिजिक्स है क्या। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आपको जो भी आंसर है तो सिंपल सी बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए फिजिक्स इसका स्टार्टिंग है, फिर फिजिक्स का ये जो डेफिनेशन है क्यों जरूरी है जानना। इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो सीधी सी बात है, हम बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो, अपने हाथों को हम लोग रगड़ रहे हैं तो हमारा हाथ गर्म हो जा रहा है, हीटेड हो जा रहा है। बरसात के दिनों में बिजली कड़कते हुए देखते हैं। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, क्या रीज़न है इनका। इन सब के पीछे जितने भी रीज़न है इस तरीके के, जो भी नेचुरल फेनोमेना हो रहे हैं, पेड़ का हरा होना, पेड़ का बड़ा होना, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके पीछे एक बेसिक लॉज है। हर के पीछे एक अलग बेसिक लॉज। क्यों थंडर स्टॉर्म हुआ, क्यों बिजली कड़कड़ाई, क्यों आपको आवाज़ सुनाई दिया, पहले लाइट आया कि पहले साउंड आया, इन सब का अपना एक बेसिक लॉज है। अलग अलग सबका अपना अपना बेसिक लॉज है। इन सब बेसिक लॉज से ये जो ऑब्जर्वेशन, जैसे हाथ रगड़े और गर्म हो गया, ये ऑब्जर्वेशन ऐसा क्यों हुआ, रीज़न क्या है, इसके पीछे भी कुछ बेसिक लॉज हैं नेचर के। ये जो ऑब्जर्वेशन है, हाथ का रगड़ना, और जो बेसिक लॉज जिनसे ये रिलेट करते हैं, इनका जो रिलेशन होता है, इनका जो रिवीलिंग होता है, उन्हीं को कहते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स का मतलब क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं फिजिक्स इज द रिवीलिंग ऑफ द बेसिक लॉज एंड द फेनोमेना हैपन इन दिस अर्थ along with our ऑब्जर्वेशंस। जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको, जो बेसिक लॉज हैं जिनके वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, थंडर स्टॉर्म होना, बिजली कड़कड़ाना, इन सब के पीछे जो लॉज हैं इनको रिवील करना। आपका जो भी ऑब्जर्वेशन था, बिजली ऐसे आई, बिजली इधर गिरी, क्यों बिजली ज़मीन पे नहीं गिरी, क्यों बिजली पेड़ पे गिरी, रीज़न क्या है, यही सब फिजिक्स होता है। तो ये तो था व्हाट इज़ फिजिक्स को हमने सॉल्व किया, फिजिक्स का मतलब क्या होना चाहिए। अब चलिए फिजिक्स के बाद, ये तो आप लोग समझ गए फिजिक्स होता क्या है। अब जब आप किसी सब्जेक्ट को समझ गए हो तो उस सब्जेक्ट को समझाने के लिए उसकी एक खास भाषा होती है, उसका एक खास लैंग्वेज होता है जिसमें उसको यूज़ किया जाए, जिसमें उसको समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप हिंदी भाषा को, आप हिंदी लैंग्वेज को चाइनीज़ में बताना शुरू करो तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, लेकिन उसी हिंदी को देवनागरी लिपि में बताई जाती है तो अच्छे समझ में घुसता है कि हाँ ये हिंदी है। सिमिलर कंडीशन आप फिजिक्स लेते हैं तो फिजिक्स को समझाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो होता है मैथमेटिक्स। जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हो फिजिक्स को समझाने के लिए वो होता है मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स से फिजिक्स के जो लॉज होते हैं उनको रिवील करना ऑब्जर्वेशंस को, ऑब्जर्वेशन से और इजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग पढ़े हुए हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या है, ये क्या प्लस क्या है, इज इक्वल टू ये क्या है, यही मैथमेटिक्स है। ठीक है, वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट से रिवील किए, प्रोडक्ट से दर्शाए, किस हेल्प से, मैथमेटिक्स से। तो ये फिजिक्स आसान हुआ समझाना। किसकी वेलोसिटी, सीधी सी बात है, आप बाइक चला रहे थे, अभी आपकी वेलोसिटी मान लीजिए 15 है, बाद में 30 हो जाएगी, रीजन क्या है, तो आपने ये इक्वेशन अप्लाई किया, ये इक्वेशन अप्लाई किया। इस इक्वेशन की बात बोले, इक्वेशन यानी मैथमेटिक्स के लैंग्वेज से आप जो भी ऑब्जर्वेशन देख रहे हो कि 15 से वेलोसिटी 30 हो रही है, इस चीज को समझा रहे हो, यानी कि ऑब्जर्वेशन को रिवील कर रहे हो, फिजिक्स से रिवील कर रहे हो, बेसिक लॉज से, तो आपका हो गया फिजिक्स। और फिजिक्स को समझाने के लिए मैथमेटिक्स जानना जरूरी होता है। चलिए, ये तो हो गया आपका व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाट इज मैथमेटिक्स, जो कि आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। अब अपना नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेजरमेंट। सबसे पहला चीज, मेजरमेंट क्या होता है। तो देखो यार, मेजरमेंट हम लोग हमेशा करते हैं डे बाय डे। अब करते क्या है मेजरमेंट में, फॉर एग्जांपल लिया जाए, अगर आप अपने घर से टहलते हुए मार्केट की तरफ जाते हो सब्जियां खरीदने, तो करते क्या हो सब्जियां खरीदने में। ये जैसे आपको मान लीजिए कि बीम बैलेंस हो गया, इस बीम बैलेंस पे जो आपका सब्जी वाला होता है, एक तरफ क्या रखता है, वेट रखता है, स्टैंडर्ड वेट जो भार होता है, और एक तरफ आलू रखता है, पोटैटो। फॉर एग्जाम्पल आलू लेने आप जा रहे हो मार्केट में, तराजू है, तराजू पे एक तरफ तो आपका वेट रखा गया है और एक तरफ पोटैटो आलू रखा गया है। करते क्या हो इस मेजरमेंट प्रोसेस में, देखा जाता है जो कांटा होता है उसको बैलेंस करता है। कांटा को बैलेंस करता है, इसका मतलब करता है क्या है, वो बीम बैलेंस को पिक करता है आपका सब्जी वाला, और
आलू के वेट को और स्टैंडर्ड वेट को कंपेयर करता है, कंपैरिजन करता है। स्टैंडर्ड वेट आपको पता है 1 kg है, पर आलू का वेट तो पता नहीं है। अब यहां से देखो मेजरमेंट का डेफिनेशन इजी हो गया, समझ में आ गया। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी। आलू आपका, पोटैटो आपका अननोन क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो अननोन क्वांटिटी होता है पोटैटो, उसका आपने कंपैरिजन किया नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो कि वेट बटखरा जो यूज किया जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हो मेजरमेंट। ये तो हमने वेट मेजरमेंट का एग्जांपल लिया कि कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, यानी ये कंपैरिजन होता है। ये तो हमने बीम बैलेंस का एग्जांपल लिया। ऐसे ही आप लोग क्लोथ खरीदने जाते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो, तो मीटर स्केल, मीटर स्केल का लेंथ तो आप लोग को पता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, पर कपड़े का लेंथ आपको नहीं पता है। यानी कि अननोन क्वांटिटी कपड़े का लेंथ और नोन क्वांटिटी मीटर स्केल। अननोन यानी कि अनजानी वैल्यू, कपड़े का लेंथ नहीं पता रहता है, अनजानी वैल्यू, और कपड़े के लेंथ को नोन क्वांटिटी मीटर स्केल से मेजर करते हो। लाइन खींचना है, मैथमेटिक्स में बचपन में लाइन खींचना था ग्राफ में, तो स्केल से ये लाइन कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। तो ये लाइन क्या है? अननोन वैल्यू है हमारे लिए, पर स्केल का वैल्यू क्या है? नोन है। तो ये हो गया आपका मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? जैसा अभी हमने डेफिनेशन बताया, कंपैरिजन ऑफ द अननोन क्वांटिटी विद नोन स्टैंडर्ड वन इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। और डे टू डे लाइफ में मेजरमेंट हम लोग करते हैं। अगर मेजरमेंट अपने लाइफ से हटा दिया जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। सोचिए अगर मेजरमेंट हटा देते हो और आपको 1 kg आलू लेना, तो कैसे ले पाओगे? ये जो 1 kg बोल रहे हो, ये भी मेजरमेंट है। अब माइंड में अगर ये आया कि 1 kg अभी आया है, पहले हम लोग इतना उतना करते थे, तो बेटा अगर 1 kg को हटा देते हैं और आप फॉर एग्जांपल पोटैटो लेने ही मार्केट में जाते हो और आपको वो आप पोटैटो वाइज करो, हमें इतना पोटैटो दीजिए, तो ये जो इतना वर्ड आप यूज करो, ये भी मेजरमेंट है। आप अपने स्टैंडर्ड में आपने इसको लिया हुआ है, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया, और जो पोटैटो हो गया वो आपका क्या हो गया? अननोन क्वांटिटी हो गया। फिर तो कंपेरिजन किए। तो मेजरमेंट के बिना लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से चलती है, ये आप लोग को पता है। जैसे कि जानवरों की लाइफ होती है, कितना खाना है, कितना पचाना है, कुछ पता ही नहीं रहता है, कुछ खाते हैं, कुछ फेंकते हैं। ये मेजरमेंट हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या होता है? देखा जाए अब यूनिट क्या होता है। देखिए हमने फिगर बनाया हुआ है, ये क्या है? इस जानवर को आप लोग जानते हो क्या है? ये एलिफेंट। और ये क्या है? गोट। तो देखो यार, एलिफेंट गोट से कितना, यानी एलिफेंट बकरी से कितना भारी है, कितना हैवियर है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे मान लेते हैं कि एलिफेंट का वेट अगर 20 kg हो और इसका वेट अगर आपका 200 kg हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि एलिफेंट गोट से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। ये जो लास्ट में वर्ड यूज कर रहे हैं गुना, इस गुना की जगह अगर हम यूनिट यूज कर दे, कोई गुना जो है ये एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी इनिशिटी है जिसको एक स्पेसिफिक नेम देने के बाद हमारे सामने जो क्वांटिटी उभर के आती है वही होता है यूनिट। यानी कि देखिए इस अगर ये केजी नहीं रहता, केजी नहीं रहता तो देखिए क्या होता है, केजी नहीं रहता तो क्या होता है? यहाँ पे गुना यूज होता, गुना या फिर टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल यूपी बोर्ड वाले भी और सीबीएसई दोनों के लिए फिजिक्स बहुत इजी होगा, ध्यान अगर देंगे तो। ये गुना यानी टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा? केजी को हटा रहे हैं यहाँ से, ये भी आके आ गया, मान लीजिए आपका टाइम्स। यानी अगर ये 20 टाइम्स है और ये आपका 200 टाइम्स है, तो जाहिर सी बात है इससे कितना, ये कितना गुना ज्यादा भारी है? तो 10 गुना ज्यादा भारी है। ये जो गुना यानी कि पहले केजी था और अब टाइम्स आ गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि यूनिट फिजिक्स की वो इनिशिएटिव होती है जो कंपैरिजन को और स्पेसिफिक बनाने का काम करती है। यानी कि ये चीजें एक दूसरे की, अगर हम लोग सिर्फ 2 क्वांटिटी को आइसोलेट कर देते हैं कि इससे इसमें कितना डिफरेंस है, कौन कितना भारी है। फॉर एग्जांपल 1 kg आलू से 1 kg स्टैंडर्ड वेट से आलू को कंपेयर करना था, तो जब केजी था आपके पास यूनिट तभी तो कंपेयर कर पा रहे थे। अगर केजी नहीं रहता तो कितना गुना ज्यादा भारी, नहीं बता पाते। तो यानी हम ये देखें यहाँ पे केजी हटता है तो गुना आता है, केजी हटता है तो गुना आता है, तो केजी को यूनिट बोला जाता है, यूनिट ऑफ मास। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाउ मच टाइम्स अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन another particular quantity, how much times can be explained with the help of unit, and that initiative is known as unit.
यानी यूनिट का मतलब फिजिक्स की वो यूनिवर्सिटी जो हमें ये बता दे कि दूसरी क्वांटिटी पहले वाले की या एक ऑब्जेक्ट दूसरे के कंपैरिजन में कितना टाइम्स ग्रेटर है, कितना टाइम्स स्मॉलर है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिट। तो ये यूनिट का डेफिनेशन खत्म हो गया। यूनिट बहुत से होते हैं, मीटर का अलग होता है, जाहिर सी बात है जैसा आप कंपैरिजन करोगे वैसा यूनिट। अगर लेंथ वाइज कंपेयर कर रहे हो लेंथ अलग, मास वाइज कंपेयर कर रहे हो तो मास अलग, ये अपना यूनिट हो गया। अब देखिए कुछ चीजें आती हैं यहाँ पे यूनिट के बाद, बेस क्वांटिटीज, जो इंग्लिश में बोल रहे हैं वो डेफिनेशंस हैं, आप लोग नोट करते चलोगे, ठीक है। वही स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप अपने स्कूल एग्जामिनेशंस में भी लिखोगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। अब देखते हैं यूनिट के बाद बेस क्वांटिटी आता है। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये समझना कि बेस होता क्या है। देखिए बेस का मतलब, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई हाउस है, ये घर है, ठीक है। ये जो घर है पहले वाले टेंडेंसी से बना। पहले जैसे कौन सा टेंडेंसी होता था, याद किया जाए तो पहले की जो टेंडेंसी होती थी वो टेंडेंसी पहले की नींव की होती थी। जैसे मान लेते हैं नींव यानी कि वो दीवार जो कि धरती के अंदर जाती थी, जिसके ऊपर ये पूरा पूरा घर खड़ा रहता था। ध्यान से इस चीज को देखते हैं। एक बात बताइए, अगर आपको ये जो है इसका नींव है, जिसे आप लोग बेस भी बोल सकते हो। अब देखिए बेस होता क्या है, अगर आपको इसके ऊपर एक और मंजिल यानी एक और फ्लोर बनाना हो तो आप इजीली फ्लोर डिसाइड कर सकते हो। ये आपका फ्लोर इजीली डिजाइन हो सकता है, इजीली बन सकता है। इस फ्लोर के बनने से इस नींव में, इस बेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, यानी घर के ऊपर एक फ्लोर और बढ़ा दो तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। नींव पिलर भी लेते हो तो नींव की जगह पिलर भी, बेस भी समझ सकते हो, आजकल तो पिलर पे बनता है। अब एक बात सोचो कि बाई चांस कोई ऐसा मैन हो जो कि धरती के अंदर इजिली क्रॉल करके आ जाए, सुपरमैन में भी क्रॉल करके यानी धरती के अंदर घुस जाए, और घुसते ही अगर वो इस दीवार के साथ छेड़छाड़ करता है, इस दीवार को तोड़ देता है, इस नींव को तोड़ देता है, तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला फ्लोर है, वो फ्लोर वाली ये जो दीवार है ये तो गिरेगी ही, क्योंकि ये इसी के ऊपर टिकी हुई थी, और ये भी गिर जाएगा। सेम कंडीशन आता है बेस क्वांटिटी में। वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि दूसरे क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, उन्हें डिपेंडेंट क्वांटिटी, जैसे कि स्पीड। पर ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि मास, जैसे कि लेंथ, जैसे कि टाइम, यानी कि आप अगर स्पीड में डिक्रीज या इंक्रीज करो, आपका फॉर एग्जांपल हम स्पीड ले लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो ये जो स्पीड है वो डिस्टेंस है या टाइम से आया, ठीक है। आप अगर स्पीड में डिक्रीज या इंक्रीज करोगे तो देखो होता क्या है, एक्चुअली स्पीड में जो डिक्रीज और इंक्रीज करते हो मतलब कि तुम डिस्प्लेसमेंट में, अपने डिस्टेंस में और टाइम में डिक्रीज और इंक्रीज कर रहे हो। आपके डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, आपके टाइम में जो डिफरेंस होता है, यानी कि अगर आप स्पीड अप अपना करते हो तो जाहिर सी बात है 1 सेकंड में आप 10 मीटर चल रहे हो तो 10 मीटर पर सेकंड का आपका स्पीड है। तो अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो आपका 15 हो जा रहा है, यानी कि उस 1 सेकंड में आप 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो आपने चेंज किसको किया, बेस क्वांटिटी को चेंज किया। बेस क्वांटिटी यानी कि लेंथ को, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को आपने चेंज किया। देखो फंडा, ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है इसमें चेंज आ गया। तो यानी बेस क्वांटिटी ऐसे ही, यानी वो क्वांटिटीज होती हैं जो कभी भी किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं और उनके ऊपर बाकी सारी क्वांटिटीज डिपेंड होती हैं या उनसे डिराइव्ड होती हैं। तो ये तो स्पीड हो गया। फॉर एग्जांपल आपका स्पीड के साथ क्या होता है, ये स्पीड हो गया। इसी तरीके से और अगर देखना है तो स्पीड के बाद आप अपना एक्सेलरेशन देख सकते हो। एक्सेलरेशन भी किससे डिफाइंड होता है, आपका वेलोसिटी में जो चेंज या फिर लेंथ बाई टी का पावर, यहाँ पे टी होता है, ये एक्सेलरेशन के लिए होता है। अभी इन चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। अभी सिंपल आपको डेफिनेशन ये जानना है कि ऐसी फिजिक्स की क्वांटिटीज जो कि किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड न करें,
जिनमें कोई भी चेंज ना आए दूसरे क्वांटिटी की वजह से, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, बेस क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मास है, लेंथ है, ठीक है। मान लीजिए आप वॉल्यूम, जैसे कि दूध को आपने लिया हुआ है, 1 लीटर आपका दूध है, ये जो आपका 1 लीटर आप अगर दूध लेते हो, मिल्क लेते हो, इसका जो भी मास होगा, 1 लीटर का मास अगर मान लेते 986 ग्राम्स है इसका मास, ठीक है। तो 1 लीटर दूध के मास को आप चाहे बॉटल में भरो चाहे किसी कंटेनर में भरो, आप इसको किसी बॉटल में भरो या किसी कंटेनर में भरो, इसके वेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, भले शेप इसका बदल जाएगा। ये बात ध्यान दो, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बेस क्वांटिटी, ये हो गया फंडामेंटल, यानी मास क्या हो गया, बेस क्वांटिटी। इसी तरीके से टोटल 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। 7 बेस क्वांटिटी ऐसी होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करते। कौन कौन सी, देखो मास सबसे पहले, 7 बेस क्वांटिटीज जो होती हैं उन्हें बताने चल रहे हैं। 7 बेस क्वांटिटी यानी कि जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती हैं, दैट इज सबसे पहले मास, ठीक है, उसके बाद लेंथ, टाइम। आप सुबह 9 बजे सो के उठो चाहे 10 बजे सो के उठो, टाइम कंटिन्यूअस रनिंग ऑन है। अगर आप रोज 9 बजे खाना खाते हो और सोचो कि आज खाना खाएंगे नहीं तो 9 बजेगा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। टाइम किसी पे डिपेंड कर रहा है, कभी नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो टाइम भी क्या हो गया, बेस क्वांटिटी में आ गया। सिमिलर आपके क्या होता है, टेम्परेचर और मास है। यानी कि आपके बॉडी को हम यहाँ पे अर्थ पे रखें या आपके बॉडी को मून पे लेते जाएं, तो अगर आपके बॉडी में 2 हाथ है, आपका मास अगर मान लेते कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन योर बॉडी, आपके अमाउंट में जितना सब्सटेंस अर्थ पे है, अगर आपको काटा ना जाए, आपको दबाया ना जाए, तो उतना ही सब्सटेंस मून पे भी होगा। तो मास भी चेंज नहीं हो रहा है, जगह बदल रहा है पर मास फिक्स कांस्टेंट। तो ये आपका बेस क्वांटिटी। लेंथ, आप जितने के हो उतने ही रहोगे। ऐसा तो नहीं कि गर्दन कट जाएगा, ऐसा तो नहीं कि पैर कट जाएगा अगर आप अर्थ की जगह मून पे चले जाओ तो ये आपका लेंथ भी क्या हो गया, फंडामेंटल। इसी तरीके से टाइम का बताया हमने। टेम्परेचर, आपका जो टेम्परेचर होता है, देखिए सीधी सी बात है, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका आइस कोई मिल रहा है, वाटर अगर आइस फॉर्म कर रहा है, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप अगर उसको मून पे भी दोगे तब भी वो आइस फॉर्म करेगा। तो ये आपका हो गया टेम्परेचर। इसके बाद आपका ल्यूमिनस, इसके बाद लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड दैट। इसके बाद आपको आता है करेंट, और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये तो 7 क्वांटिटी, अभी इनका पूरा डायमेंशन और बाकी चीज़ों को पे भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इनके नाम हम जानते हैं। करेंट, इसके बाद आपका टेम्परेचर, ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी इसके बारे में कई जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अब करेंट के बाद आपका मिलता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल बोला जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता, ठीक है। ये हो गए आपके 7 बेस क्वांटिटीज, इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में इनका हम आपको यूनिट्स और बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर डायमेंशन को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।